प्रिय छात्रों, कक्षा 12 विषय गणित के अंतर्गत हम लोग आज डिटर्मिनेंट्स अर्थात सारणी का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोग आव्यूह का अध्ययन किया था, तो आज हम डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे अर्थात सारणी। देखिए तो सारणी और आव्यूह, जैसे कि हम यहाँ लिख रहे हैं सारणिक और यहाँ मैं लिख रहा हूँ आव्यूह। ये है सारणी और ये क्या है आव्यूह। इसको हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सारणी। अब देखिए, सारणी जो है आव्यूह का ही एक रूप होता है। सारणी जो है वह आव्यूह का ही एक रूप होता है, यानी यह जो सारणी है वह इसका रूप होता है। ऐसा मैं क्यों कहा? क्योंकि अभी आपको पता चलेगा कि इसमें और इसमें कितना डिफरेंस होता है। मैं इस एक एक करके चीज़ों को यहाँ पर स्पष्ट कर दूंगा। सबसे पहले तो आव्यूह जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आपने देखा कि हमने आव्यूह के अवयवों को एक आयताकार कोष्ठक के अंतर्गत लिखा था, जबकि सारणी के हम अवयवों को दो वर्टिकल लाइन यानी जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं कहते हैं इसके अंदर हम लिखेंगे। पहले से इसके अवयव को हम इस तरह के कोष्ठक के अंतर्गत लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं, मैंने बताया था शुरू में। और यहाँ पर जो सारणिक है उसके जो अवयव होते हैं उसे हम एक एक वर्टिकल लाइन के थ्रू हम उसको लिखते हैं। पहला चीज। दूसरी चीज कि आव्यूह में पंक्तियों और कॉलम की संख्या इक्वल भी हो सकती है और इक्वल नहीं भी हो सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि आव्यूह में ये 2x2 कोटि का मैट्रिक्स मिल सकता है, 2x1 कोटि का भी मैट्रिक्स मिल सकता है, अर्थात जिसमें दो पंक्तियां होंगी लेकिन कॉलम सिर्फ एक ही होगा। देख लीजिए, तो इसमें यह निश्चित नहीं है, जबकि इसमें यह निश्चित है कि जो है सारणी में जो अवयव पाए जाएंगे वह उसके क्रम निश्चित होंगे, अर्थात क्रम बराबर होंगे। अगर हो सकता है कि इसमें एक ही अवयव हो तो इसका 1x1 कोटि का यह सारणी कहलाएगा, अर्थात इसके क्रम क्या होंगे 1x1 ही होंगे, मतलब एक पंक्ति है तो एक ही कॉलम होगा इसमें। दूसरा अगर सारणी मिलेगा तो वह 2x2 कोटि का मिल सकता है। देखिएगा, इसको आप अभी मैं आगे बताऊंगा कि जैसे ये आप माड मत समझिए। अगर इस तरह की कोई चीज़ लिखी गई हो तो सारणी में इसका मान 2 × 1 यानी 2 ही होगा। यानी अगर -2 लिखा हो तो इसका मान सारणी में -2 ही होगा, जबकि इसको माड जब आप समझेंगे तो ये +2 हो जाएगा। लेकिन यह माड नहीं है, बल्कि क्या है, यह एक डिटर्मिनेंट है, सारणी है, और इसलिए इसका मान कितना होगा -2 × 1 यानी अर्थात -2 ही होगा। तो इसका क्रम क्या है? इसका जो क्रम है वह 1 है, 1x1 है। जबकि मैं इसके क्रम की बात करूं तो इसमें अगर कोई क्रम होगा, जैसे मान लीजिए 2 2 हमने लिखा, तो देख लीजिए यह हमने इसको 2 3 और 3 5 कर दे रहे हैं, ठीक है ना, या 4 5 कर दे रहे हैं। चलिए, तो हम इस मैट्रिक्स इस अगर सारणी की बात करें तो ये जो सारणी है वह देखिए क्या है 2x2 है, अर्थात इसमें दो पंक्तियां हैं तो दो ही क्या हैं कॉलम है। यहां पर ऐसे भी हो सकता है कि ये 3x3 कोटि का हो। जैसे देख लीजिए, यहां पर जो सारणी हो सकती है, हो सकता है ये जो क्रम है वह कितना क्रम है भाई, ये 2x2 का क्रम है, मतलब इसका क्रम हमेशा बराबर रहेगा। जबकि इसमें क्रम बराबर नहीं भी हो सकते हैं। यह हो सकता है 3x1 कोटि का हो या 1x3 कोटि का हो,
या हो सकता है कि 2 क्रॉस 1 हो या 3 क्रॉस 3 हो सकता है। मतलब इसका क्रम निर्धारित नहीं है, लेकिन इसका क्रम निर्धारित है। हमेशा कोई भी सारणी आपके सामने आएगी तो वह जो सारणी होगी उसका क्रम यहाँ पर बराबर होगा। अर्थात जब भी हम सारणी को दर्शाएंगे तो उसमें जितनी पंक्तियाँ होंगी उतने ही क्या होंगे, उसमें कॉलम होंगे। जैसे मान लीजिए कि 3 2 5 1 4 9 1 2 3 कर दे रहे हैं हम। देखिए ये जो हमने डिटर्मिनेंट्स लिखा है वह देख लीजिए क्या है, इसमें 3 पंक्तियां हैं तो 3 ही क्या हैं, कॉलम भी है। जबकि हमने आपको पहले ही बताया कि आव्यूह में क्रम जो है यानी पंक्तियों का और स्तंभों का डिफरेंट हो सकता है, अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि यह अधिक हो तो यह क्रम कम हो, अर्थात रो अधिक हो तो कॉलम कम हो सकते हैं, या हो सकता है रो और कॉलम बराबर भी हो सकते हैं। लेकिन जब बराबर होगा तो उसे ही हम मैट्रिक्स के सारणी के अंतर्गत ले सकते हैं, अन्यथा वो सारणी नहीं हो सकती है। तो पहली चीज हमने क्या इसमें कन्फर्म कर लिया कि जो आव्यूह होते हैं वही सारणी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन कौन, जिसके क्रम बराबर होते हैं। अर्थात जो वर्ग आव्यूह होगा वही डिटर्मिनेंट होता है, वही सारणी के अंतर्गत आता है। ठीक, अब देखिए सारणी का क्रम ही हमने बता दिया कि वह यानी 1 क्रॉस 1 का हो सकता है। तो जब भी उसका क्रम लिखेंगे वह क्या होगा, बराबर ही होगा, यानी 2 क्रॉस 2 होगा, यानी 3 क्रॉस 3 होगा। मतलब उसके यानी हमेशा वह जो आव्यूह होगा वह एक वर्ग आव्यूह को ही हम सारणी के अंतर्गत बना सकते हैं। ठीक, अब देखिए अब हम सारणी को क्यों पढ़ते हैं भाई, इसके बारे में देखा जाए। पहला चीज तो हमने देख लिया कि अगर मैट्रिक्स की बात करें हम तो मैट्रिक्स में यानी इसका क्रम डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जब सारणी की बात करेंगे तो इसका क्रम क्या होगा भाई, सेम होगा। अर्थात वह मैट्रिक्स जो वर्ग मैट्रिक्स होगा वही केवल और केवल क्या हो सकते हैं, जो है डिटर्मिनेंट्स के अंतर्गत आ सकते हैं। अब इसमें एक चीज और, यानी इसके नोट में भी इस बात को लिख सकते हैं आप कि वर्ग जो है यानी सारणी हमेशा वर्ग के जो है ऑर्डर का होता है। अर्थात 1 होगा उसमें पंक्ति तो 1 स्तंभ भी होंगे, 2 होगा तो 2 पंक्ति 2 स्तंभ होंगे, यानी जितने स्तंभ होंगे वह उतने ही उसमें पंक्तियां होंगी। ठीक है, अब हम यह देखें कि सारणी को पढ़ते क्यों हैं, यानी इसका प्रयोग क्या है, इसका महत्वपूर्ण भूमिका आखिर हमारे जीवन में क्या है। तो हमने आपको जब मैट्रिक्स पढ़ाया था तो उस समय हमने इस बात को बताया था कि जो मैट्रिक्स है यानी आव्यूह है वह एक मैनेजिंग करने की व्यवस्था होती है। जैसे कोई व्यक्ति किसी कंपनी में काम करता है और प्रोडक्ट को बेचता है, खरीदता है, तो वह एक दिन में कितने प्रोडक्ट को बेचा, कितने खरीदे, तो इसके लाभ हानि को वह बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकता है। किसके द्वारा, मैट्रिक्स के द्वारा। हमें यहाँ पर सारणी का भी प्रयोग देखना है। तो सारणी जो है इसका जो प्रयोग है वो सबसे अधिक युगपत समीकरण को सॉल्व करने में। आगे चल के अन्य कक्षाओं में आपको भी मिलेंगे सारणी का जो है विस्तार हो, लेकिन यहाँ पर मुझे बस इतना ही जानना है कि सारणी का प्रयोग हम युगपत समीकरण को सॉल्व करने के लिए करते हैं। तो ये युगपत समीकरण होते क्या हैं, तो हम ये देखते हैं कि एक युगपत समीकरण को किस प्रकार हम सारणी के माध्यम से सॉल्व करते हैं। मान लीजिए हमने एक युगपत समीकरण को लिया a1x प्लस b1y बराबर 0। ये एक युगपत समीकरण है, a1x प्लस b1y बराबर 0। a1 b1 जानते ही हैं अचर राशियां हैं, जबकि x और y क्या है, चर राशियां। अब यहाँ पर एक और हमने युगपत समीकरण लिया a2x प्लस b2y बराबर हमने c न करके बल्कि 0 कर देंगे। मान लिया हमने कि a1x प्लस b1y बराबर हमने 0 लिया, a2x प्लस b2y बराबर हमने फिर 0 लिया। ये दो हमने युगपत समीकरण लिया। इस युगपत समीकरण को हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे भाई, यानी इसके x और y को मान निकालना होता है। तो इस समय तो ये समस्या बन जाती है कि अगर मान लीजिए कि ये बराबर हो तो बराबर करके प्लस माइनस करके आप सॉल्व करते हैं, सॉल्व हो जाता है।
लेकिन यही युगपत समीकरण जब 3 होगा तो दिक्कत करेगा। हम पहले 2 की ही बात करते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a1x बराबर, इसको इधर भेजते हैं तो क्या होगा -b1y होगा। यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं तो अभी इसी से हम ये देख रहे हैं क्या, हमने क्या किया भाई, a1x प्लस b1y बराबर 0, इसको हमने लिया तो इसको हमने उधर भेज दिया, a1x बराबर क्या होगा -b1y। या हम इसे लिख सकते हैं a1 और इसको इधर भेज रहे हैं, a1 अपान b1 बराबर क्या होगा -y अपान, ये इधर चला जाएगा, जब ये इधर आया है तो ये हो गया y/x। ये समीकरण नंबर 1 कर लेते हैं। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं तो a2x बराबर क्या होगा, ये उधर जाएगा तो -b2y होगा ऐसे। तो फिर हम इसको इधर भेजते हैं a2 अपान b2, ये a2 अपान b2 बराबर क्या होगा -y/x। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो हम ये देख रहे हैं क्या कि समीकरण 1 व 2 से, देख लीजिए 1 व 2 से इसका मान और इसका मान देखिए बराबर है, तो निश्चित रूप से हम इसको इसके जगह पर लिख सकते हैं। अगर ये बराबर है तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अब क्या करेंगे भाई, हम a1 अपान b1 बराबर क्या लिख दिया हमने, a2 अपान b2। अब इसमें क्या करेंगे, हम तिर्यक गुणा करते हैं। तो जब तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, इसका इसमें गुणा होगा तो a1 b2, देख लीजिए a1 क्या हो गया b2, तिर्यक गुणा करेंगे, ये बराबर है तो हम क्या करेंगे, इसमें तिर्यक गुणा कराएंगे। तो a1 b2 बराबर क्या होगा b1 a2, और ये जो रूप इसको हम इधर भेज दें तो a1 b2 माइनस b1 a2 बराबर क्या होगा 0। और देख लीजिए ये जो रूप हमें प्राप्त हुआ है, यह रूप एक डिटर्मिनेंट्स का है, जिसे हम सॉल्व करते हैं तो इसी तरह का एक रूप हमें प्राप्त होता है। अर्थात यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट्स जो होता है वह युगपत समीकरण को सॉल्व करने में बहुत ही आसान तरीका हमें देता है, यानी इसकी सहायता से बहुत ही जल्द हम युगपत समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। अब इस रूप को आपको लगता होगा कि यह रूप कैसे डिटर्मिनेंट्स के जैसा दिखता है, तो देखिए हम एक डिटर्मिनेंट्स को लिखते हैं। मैंने अभी कहा इसके पहले कि डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं वह हमेशा जो है वर्ग के रूप में लिखे गए होते हैं, यानी एक वर्ग मैट्रिक्स ही डिटर्मिनेंट्स हो सकता है, क्योंकि जब भी वह वर्ग मैट्रिक्स चाहे 2x2 कोटि का वर्ग मैट्रिक्स हो, चाहे 3x3 कोटि का वर्ग मैट्रिक्स हो, या 1x1 कोटि का वर्ग मैट्रिक्स हो, तो जो वर्ग मैट्रिक्स होगा वही केवल और केवल वही वर्ग मैट्रिक्स ही डिटर्मिनेंट्स हो सकता है और कोई डिटर्मिनेंट्स नहीं हो सकता है। तो हमने यहाँ पर एक वर्ग मैट्रिक्स को लिया, मान लीजिए कि a1 जो है, अब देखिए हम थोड़ा सा इस पर और बात कर लें कि इसको जो हमने लिखा है a1 b2 बराबर हमने b1 a2 बराबर 0 लिखा, ठीक है। तो इससे युगपत समीकरण को हम क्या करने जा रहे हैं, डिटर्मिनेंट्स के रूप में लिखने जा रहे हैं। देख लीजिए कैसे लिखेंगे। तो ये जो रूप है युगपत समीकरण का, इसे डिटर्मिनेंट्स में लिखने के लिए इसके अवयव देखिए क्या है, a1। अगर हम x और y को विलुप्त कर दें तो क्या मिलेगा, देखिए a1 b1 a2 b2, और इसको हम ऐसे वर्ग कर दें, यानी एक दो लाइन के जरिए हमने क्या कर दिया, इसको वर्टिकल लाइन के थ्रू इसको बंद कर दिया। तो ये क्या है, एक डिटर्मिनेंट्स है। और ये देख लीजिए वर्ग वाला है, यानी जितने पंक्ति हैं उतने ही क्या है, कॉलम है। तो जब जितने पंक्ति और जितने कॉलम है, हम इसको अब क्या कहेंगे, यह एक वर्ग डिटर्मिनेंट है। देखिए 2x2 कोटि का क्रम है इसका। तो अब क्या मिला भाई, यहां पर हम देख रहे हैं क्या, इसको सॉल्व करना है। तो डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने का तरीका जो होता है वह यह है कि पहले हम इस बात को समझ लें कि अगर कोई डिटर्मिनेंट्स मान लीजिए कि केवल और केवल किसका है, 1 का है, तो इसका मान 2 ही होगा, क्योंकि 2 × 1। अगर ये इस तरह का दिया हो, एक वर्ग है, तो इसका हम इसमें गुणा करते हैं और फिर माइनस इसका गुणा करते हैं। तो क्या होगा भाई, 2 × 2 माइनस 2 × 2, यानी इसको घटाएंगे तो 4 - 4 करेंगे 0 आएगा।
यानी इस तरह का। तो देखिए इसका हम पहले इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा भाई, A1 B2 और माइनस क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा इस, अब देखिए इधर से गुणा हमने कर लिया A1 B2 और फिर ऊपर से करते हैं इसको, तो यह B1 क्या होगा भाई A2। अब देखिए और ये जो वैल्यू आएगा वह क्या है, देख लीजिए एक डिटर्मिनेंट्स के रूप का है, और चूंकि ये किसके बराबर है तो ये 0 के बराबर करेंगे तो ये बराबर क्या होगा 0 ही होगा। तो हमने किस तरह से इसको सॉल्व किया, यहाँ पर कि इसको हमने इसमें गुणा किया और फिर इसका गुणा इसके साथ कर दिया और माइनस किया। तो यह नियम भी है किसी डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने का कि हम उसके ऊपर वाले संख्या का नीचे वाले इसके विकर्ण यानी तिर्यक गुणा कर देते हैं और इसका गुणा करने के बाद माइनस इसका करते हैं, ठीक है। तो इससे इस डिटर्मिनेंट्स का मान हमें क्या होगा प्राप्त होगा। तो देख लीजिए ये जो रूप हमें मिला है A1 B2 माइनस B1 A2, A1 B2 माइनस B1 A2, यह वही है जो इस डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने पर यह रूप मिला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी जो है युगपत समीकरण को डिटर्मिनेंट्स की सहायता से बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, उसका मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, यानी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये बातें तो यहाँ खत्म हो गई। इसी प्रकार हो सकता है कि युगपत समीकरण 3 चर राशि वाला हो, जैसे ऐसे हो सकता है A1x प्लस B1y प्लस C1z बराबर 0 दिया हो, या 0 ना कि कोई कांस्टेंट भी दे दिया हो, C कर दिया हमने, तो ऐसे हो सकता है, या C1 कर देंगे, सॉरी इसको जो है A1, या मान लीजिए कि यहाँ पर C कर देते हैं, कांस्टेंट तो हमेशा मान लीजिए बदलता रहेगा। इसी तरह से A2x प्लस B2y प्लस C2z ये बराबर मान लीजिए हमने क्या कर दिया C कर दिया, या 0 ही कर दो, सब 0 कर देते हैं। इसी तरह से A3x प्लस B3y प्लस C3z बराबर क्या होगा 0। तो हम देख रहे हैं क्या कि इसी प्रकार ये 3 चर राशि वाले युगपत समीकरण हमारे सामने आ जाएंगे। तो फिर हम इसको कैसे हल करेंगे भाई, तो इसको हल करने का यही तरीका है, हम इसमें से x y को विलुप्त करते हैं। तो विलुप्त करेंगे तो क्या मिलेगा, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। यह जो है यानी युगपत समीकरण को हमने क्या कर दिया, यह डिटर्मिनेंट्स के रूप में हमने इसे लिख दिया। फिर हम इसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी मैं बताऊंगा इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हम इसको पहले मिटा दें। अब देखिए यहां पर अब हम मान लीजिए कि कोई एक हम डिटर्मिनेंट्स लिख रहा है जो इस तरह का है। यहां पर हमने एक डिटर्मिनेंट्स लिखा A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। तो हम इस डिटर्मिनेंट्स का मान कैसे निकालेंगे, तो इस डिटर्मिनेंट्स का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने सबसे पहले बताया कि अगर कोई डिटर्मिनेंट्स दिया हो, जैसे मान लीजिए 3 5 4 6 दिया हो, तो इस यानी यह कितना है भाई, ये भी एक वर्ग आव्यूह ही है, लेकिन यह 2 क्रॉस 2 कोटि का वर्ग आव्यूह है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम इसका इसमें तिर्यक गुणा करते हैं, यानी 3 × 6 माइनस क्या होगा 5 × 4। अब जो आएगा तो 6 × 18 माइनस 5 को हो गया 20, यानी आ गया माइनस कितना यानी 2। तो अगर मान लीजिए कोई एक डिटर्मिनेंट ये है तो हम इसको डिटर्मिनेंट ए लिख सकते हैं, या डिटर्मिनेंट DET ए लिख सकते हैं, या डिटर्मिनेंट ए को लिखने के लिए ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम जो है दो जो है वर्टिकल लाइन के थ्रू इसको जो है क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन करके लिख सकते हैं। तो ये जो डिटर्मिनेंट ए का मान आया वो कितना आया -2 आया। ठीक इसी तरह से मान लीजिए कि ये कोई डिटर्मिनेंट बी है, ठीक है, तो इसे हम डिटर्मिनेंट बी लिख सकते हैं, मान लिया हमने। इसका मान कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए क्या होता है
कि इसमें जो अवयव दिए गए हैं इन सभी का मान ज्ञात करने के लिए हम एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और वो चिन्ह कैसा होता है भाई? अल्टरनेट होता है, प्लस माइनस प्लस। देखिए माइनस प्लस माइनस, फिर क्या होगा? यहाँ देखिए प्लस माइनस प्लस, ये ऐसे होता है। यानी इसके जो अवयव हैं इनका चिन्ह देखिए प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे होता है। यानी कहीं से भी देखेंगे अल्टरनेट होगा, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, इस तरह से आएगा। ठीक है, अब क्या करना है? हम इसका मान निकालते हैं। इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे? तो ये अवयव हमने लिया पहले A1, तो जब A1 लेंगे तो इसके इस पंक्ति को और इसके कॉलम को छोड़ देते हैं, और इसके बाद इस मैट्रिक्स को लिख देते हैं। मैट्रिक्स ये मान लीजिए हमने B2 C2 B3 C3 लिखा। देखिए इसको छोड़ दिया हमने। अब इसके बाद देखिए प्लस आपने लिया है तो क्या लेंगे? माइनस। अब क्या करेंगे? इस चिन्ह को भी समझना हो तो देखिए इसका चिन्ह क्या आएगा। मान लीजिए A1 है तो A1 का चिन्ह कितना होगा भाई? तो इसका नियम होता है कि -1 का पावर रो प्लस कॉलम, प्रत्येक अवयव किसका भी आप निकालना चाहें, किसी का भी निकालना चाहें तो उसका चिन्ह क्या आएगा? तो इसके लिए नियम क्या होता है? -1 का पावर होता है रो प्लस कॉलम, अर्थात देखिए यह क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 का पावर क्या होगा? 1 + 1, तो -1 का पावर क्या हो गया? 2, अर्थात ये माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये देखिए +1 आ गया। इसका मतलब A1 की वैल्यू क्या होगी? प्लस होगी, इसलिए प्लस लिखा। इसको देखिए B1 को निकालना है तो B1 को हम लिखेंगे क्या? -1 का पावर, देखिए रो प्लस कॉलम, तो ये फर्स्ट रो का है लेकिन सेकंड कॉलम का है, तो ये हो गया 3, तो -1 का पावर 3 करेंगे तो क्या आएगा? माइनस, और इसको करेंगे 3, तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस का पावर 3, माइनस गुणे माइनस प्लस, फिर करेंगे तो -1 ही आएगा, अर्थात देखिए ये -1 आ गया। फिर इसी तरह से इसको लिखना हो, यानी C1 को लिखना हो तो क्या होगा? -1 का पावर क्या होगा? रो प्लस कॉलम, तो क्या होगा? -1 का पावर, R की वैल्यू क्या है? फर्स्ट रो, और क्या है? थर्ड कॉलम, तो देखिए -1 का पावर क्या आ गया? 4, इसका मतलब ये +1 हो जाएगा, तो ये C1 की वैल्यू प्लस आ रही है। तो इसीलिए देखिए ये पहली बार हमने प्लस लिया, दूसरी बार क्या ले रहा है? माइनस, क्योंकि देखिए माइनस आया है तो माइनस। अब जब इसको लिखेंगे B1 तो क्या होगा? B1। अब इसके बाद इस पंक्ति को और इस कॉलम को छोड़ दीजिए, तो कौन बच रहा है? ये दोनों अवयव बच रहे हैं, तो इनको सारणी के अंदर लिखिए A2 C2 A3 C3। फिर अब क्या होगा? देखिए प्लस माइनस तब क्या आएगा भाई? प्लस, कौन आएगा? C1, तो C1 को अब लिखना है तो क्या होगा भाई? C1 के लिए तो इस पंक्ति को छोड़ देंगे अब हम, अब इसके पंक्ति को और इसके कॉलम को छोड़ेंगे, ये वाला आएगा, तो क्या होगा? A2 B2 और क्या होगा? A3 B3, ये ऐसे लिख दिया। अब यहां से तो आप जानते ही हैं कि इसको कैसे हल करना है भाई, तो A1, इसको हल करने के लिए क्या नियम है? इसका गुणा इसमें, ऊपर का गुणा इसमें करेंगे, तो यह होगा B2 C3। देखिए अब माइनस क्या होगा? C2 B3, फिर माइनस B1, अब इसका गुणा करिए A2 C3 माइनस C2 A3, फिर प्लस C1, अब इसका गुणा करें तो A2 B3 माइनस B2 A3। तो इस प्रकार हमने क्या किया? अब इसको आप जब करेंगे, इसको हल करेंगे तो इसको गुणा करके, इसको गुणा करके इसमें से घटा देंगे, फिर A1 का गुणा कर देंगे, A1 इंटू इतना माइनस B1 इंटू इतना प्लस C1 इंटू क्या होगा? ये इतना, फिर इसका गुणा हो जाएगा, इसका गुणा होगा, इसका गुणा होगा, और फिर प्लस ये दोनों प्लस जुड़ जाएंगे, ये माइनस घट जाएगा, जो आएगा वह इस सारणी का क्या हो जाएगा? मान हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने का तरीका। क्योंकि इसका प्रयोग दैनिक जीवन में हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम इसकी सहायता से युगपत समीकरण को बहुत ही सिंपल तरीके से क्या कर लेते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। अब हम इसके बाद हम ये देखेंगे कि जैसे आपको इस बात को मैंने बता दिया कि सारणी में क्रम जो होता है वह एक क्रम का भी हो सकता है, मतलब एक ही सारणी में एक ही अवयव हो सकते हैं, एक पंक्ति तो एक ही कॉलम,
जब भी होगा 2 होंगे तो 2 पंक्ति 2 कॉलम होगा, यानी इसका कोई क्रम होता है 1 into 1 का भी हो सकता है, 2 into 2 का शुरू होगा, 2 यहाँ पर 3 into 3 होगा, 4 into 4 होगा, यानी क्रम से यही होंगे, 4 into 4 होंगे, तो यह 5 into 5 आएगा, लेकिन इससे अधिक आपको डिटरमिनेंट्स नहीं मिलेंगे। तो जब भी मिलेगा यानी यह क्रम क्या होंगे, समान मिलेंगे। ठीक, अब देखिए इसके बाद जो है हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, माने सारणी के गुणधर्म को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सारणी का जो गुणधर्म है वह सारणी के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यानी एक तरह से आप इस बात को जान लीजिए कि यदि आपको इसके गुणधर्म के बारे में पता है, यानी सारणी का जो गुण है, यानी इसके गुण यानी प्रॉपर्टीज इसकी, तो जब इसके प्रॉपर्टी को यानी इसके गुण को हम जान लें तो हम सारणी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको बहुत जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। यानी सारणी में हमें थोड़ा सा लंबी प्रक्रिया को नहीं चलना पड़ेगा, उसका आंसर हम बहुत ही आसानी से फास्ट तरीके से ज्ञात करते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके सभी गुणों को बताएंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में हम इसके गुणधर्मों को बताएंगे। धन्यवाद।